हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिहार तथ्य सार देखेंगे 2022। ठीक है, घटना चक्र से कवर करेंगे। अपडेटेड है और इसमें हम बिहार विशेष, जैसा कि आपको पता है, बिहार स्पेशल से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो बिहार का, तो बीपीएससी की अगर बात करें तो इसमें करीब 30 से 35 प्रश्न आते हैं। उसमें बिहार विशेष आपका होता है ट्रेडिशनल, बाकी करंट अफेयर भी रहता है, तो दोनों मिला के लगभग इतना प्रश्न आता है। उम्मीद ये करते हैं कि भाई इस वीडियो से ज़्यादातर कंटेंट आपको मिल जाएगा। वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी छोटी वीडियो रहेगी, आधा घंटा 35 मिनट 45 मिनट तक की। तो इसमें पहले हम बिहार स्पेशल के रूप में देख लेंगे। जैसे इसमें देख लीजिए, टॉपिक्स दिए गए हैं। बिहार एक दृष्टि में, ठीक है, उसकी जनसंख्या, महत्वपूर्ण तथ्य, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल देखेंगे, फिर बिहार की राज्य व्यवस्था देखेंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था, उसके बाद बिहार में पर्यटन, बिहार की महत्वपूर्ण योजनाएं, बिहार में कला संस्कृति, और फिर यहाँ बिहार के जो स्पेशल करंट अफेयर हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक दृष्टि में अगर बिहार देखें तो शुरुआत करेंगे। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, तो वहाँ पे बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण। ठीक है, स्थापना दिवस की बात करें 22 मार्च को। इसमें थोड़ा सा हम देख लेंगे कि 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई थी। बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, 1905 में, है ना। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा की गई। घोषणा विधिवत जारी की गई थी। कब? 22 मार्च को। इसीलिए बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, ध्यान रखना। इससे पहले बिहार अविभाजित बंगाल का ही भाग हुआ करता था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार और उड़ीसा, वर्तमान का उड़ीसा जो है, संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में अस्तित्व में आता है 1 अप्रैल 1912 को। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गए। कब आए? 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा। ठीक है, 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को भी स्वीकृति दी गई। फिर 2 अगस्त 2000 को, सन 2000 को लोकसभा ने, और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया। 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन, उस समय राष्ट्रपति कौन थे ये आपको ध्यान रखना है, तो उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर के.आर. नारायणन की मंजूरी के साथ बिहार राज्य 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। प्रधानमंत्री कौन थे, तो स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखना। 15 नवंबर 2000 को झारखंड नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। प्रदेश की राजधानी है पटना, सबको पता, उच्च न्यायालय भी पटना में है। स्थापना हुई है 1 दिसंबर 1913 को। उद्घाटन लेकिन हुआ था 3 फरवरी 1916 को। ठीक है, स्थापना कब हुई, उद्घाटन कब हुआ, यह सब आपको ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये भारत का 12वां राज्य है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद की बात है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर पूरा मिला के देखा जाए, जब लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब बिहार जो है 13वां स्थान हो गया बिहार का। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो तीसरा राज्य है भारत में। राजकीय भाषा हिंदी है, दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय प्रतीक के रूप में देखें तो राजकीय वृक्ष है पीपल, पुष्प है गेंदा, राजकीय पशु है बैल, जो कि 2013 से पहले रीछ हुआ करता था। ध्यान रखना, हो सकता है कि ये पूछ ली जाए 2013 से पहले बिहार का राजकीय पशु क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। बिहार का राजकीय पक्षी देखें तो गौरैया,
स्पैरो, लेकिन पहले नीलकंठ हुआ करता था, नीलकंठ नकता। ठीक है। भौगोलिक परिदृश्य अगर हम देखें तो अक्षांशीय विस्तार इसका 24.20 से 27 डिग्री 31 उत्तरी अक्षांश में, देशांतरी विस्तार इसका 83.19 से लेकर 88.17 पूर्वी देशांतर के बीच है। क्षेत्रफल की बात करें 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई उत्तर से दक्षिण की देखें तो 345 किलोमीटर और ठीक है, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 483 किलोमीटर। ठीक है। इसका शहरी क्षेत्रफल देखें तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रफल है 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। समुद्र से ऊंचाई इसकी 173 फीट है। सामान्य वर्षण की बात करें तो यहाँ पे 1205 मिलीमीटर वर्षा होती है। 2019 में यहाँ पे 1194.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी। औसतन वर्षा दिवस देखें तो 52.5 दिन का, एक साल में 52.5 दिन ही वर्षा यहाँ पे होती है। ठीक है। अवस्थिति अगर देखें तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित मतलब है ना कि समुद्र का कोई किनारा उनारा इसके पास नहीं है। ठीक है। उत्तर में इसके नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में झारखंड और पश्चिम बंगाल है, जबकि पश्चिम में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ राज्य है ये। ठीक है। इस प्रकार से एक देश से और 3 राज्य से इसकी सीमा लगी हुई है। बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है कितनी है तो 729 किलोमीटर लंबी है, ध्यान रखना इस बात का भी। प्रशासनिक परिदृश्य अगर देखें तो प्रमंडल की संख्या है 9, इसमें पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर है। जिलों की संख्या है 38। अब आपको 38वां जिला बताना है। ठीक है। अनुमंडल 101 है, सामुदायिक विकास खंड 534 हैं, पंचायत की संख्या है 8406, राजस्व ग्राम है 45,103, नगरीय संकुल समूह जो है वो 14 है भाई। ठीक है। ये सारी चीज़ें। महानगर एक है बिहार में, ध्यान रखना पटना है। विधानमंडल यहाँ पे 2 सदनी है, विधानसभा और विधान परिषद। तो याद रखना बिहार के विधानमंडल का गठन होता है, उसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को मिला के। ठीक है। विधानसभा सीटें जो हैं वो हैं 243, जबकि विधान परिषद में 75 सीटें हैं। लोकसभा में यहाँ पे 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। ठीक है। लोकसभा में SC की आरक्षित सीट अगर देखें, जैसा प्रश्न आया हुआ है, 6 सीटें हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति की जो आरक्षित सीटें हैं वो है 38 और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें हैं 2। तो ये विधानसभा में SC ST की आरक्षित सीटें 40 हैं टोटल, ध्यान रखना है। और लोकसभा में SC की सीट है 6, जबकि ST की सीट आरक्षित नहीं है। ठीक है। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले 3 राज्य हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तो झारखंड को कौन कौन से ज़िले टच करते हैं भाई, तो इसमें रोहतांग है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार आते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश से जो ज़िले लगे हुए हैं उसमें रोहतास है, कैमूर है, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, ये सारे ज़िले उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। जबकि पश्चिम बंगाल से देखें तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज आता है। ठीक है। अब नेपाल को टच करता है, तो नेपाल से जो सटे बिहार के ज़िले हैं उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण दोनों ही हैं, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया और किशनगंज है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा है 2.86%। कुल वन बिहार के क्षेत्रफल का है 7.76 % है 2019 के अनुसार। जलवायु यहाँ की मानसूनी है। सबसे बड़ी नदी है गंगा। सबसे गर्म कुंड यहाँ का है ब्रह्मकुंड। ठीक है। सर्वाधिक जो पाई जाने वाली मिट्टी यहाँ पे जलोढ़ पाई जाती है भैया, याद रखना। और इसकी गहराई जो है ना, ये प्रश्न पूछा गया है, वो 3000 मीटर करीब गहरी है। ठीक है।
ये ध्यान रखना। सर्वप्रमुख खाद्य फसल यहाँ की चावल है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं। घटते क्रम में देखेंगे तो सबसे बड़ा है पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गया, फिर आया था पूर्वी चंपारण का नाम आएगा। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल में 3 जिले आएंगे, तो उसमें बढ़ते क्रम में रहेगा तो शिवहर सबसे छोटा भैया और क्षेत्रफल के हिसाब से। अरवल दूसरे नंबर सबसे छोटा जिला है, तीसरे नंबर पे शेखपुरा आएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या है 10.41 करोड़। ठीक है, 10,40,99,452। पुरुष जनसंख्या की बात करें 5,42,48,78,152 है। महिला की जनसंख्या 4,98,21,295 है। जन घनत्व की बात करें तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो 25.42% है यहीं पे, जबकि भारत की अगर बात करेंगे तो 8.6% भारत की कुल जनसंख्या का है। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें 918 है, जबकि शिशु लिंगानुपात है 935। साक्षरता दर है 61.80, पुरुष साक्षरता में 71.20 और महिला साक्षरता है 51.50%। ठीक है, ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो 59.78 है, जैसे पुरुष की बात करेंगे 69.67 और महिला है 49%। शहरी साक्षरता से 76.86% है, इसमें पुरुष की बात करेंगे 82.56% और महिला की है 70.49% है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या 88.87, जबकि शहरी जनसंख्या है 11.29%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं, तो पहला नंबर है पटना का, दूसरा नंबर पूर्वी चंपारण, तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर आता है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या की बात करेंगे तो शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा शिवहर, फिर आएगा अरवल। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से, तो सबसे पहला नंबर है शिवहर का, दूसरा है पटना का, तीसरा दरभंगा का था। न्यूनतम जनघनत्व में बात करें तो इसमें कैमूर है, सबसे पहले आएगा भाई, सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है कैमूर, उसके बाद जमुई, फिर उसके बाद बांका का नंबर आता है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले देखें तो इसमें गोपालगंज पहले नंबर पे आएगा, 1021 लिंगानुपात है। सिवान का 988 है, सारण का है 954। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात में बात करेंगे तो मुंगेर का है 876, भागलपुर का 880 और खगड़िया का है 886। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले बात कर लें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता है रोहतास में 73.37, जबकि पटना में है 70.68। उसके बाद भोजपुर का नंबर आएगा। न्यूनतम साक्षरता वाले में बात करेंगे पूर्णिया का पहला नंबर है भाई, सबसे कम साक्षरता यहीं पे है। उसके बाद सीतामढ़ी है, फिर उसके बाद है कटिहार। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है रोहतास, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है सहरसा। तो पुरुष और महिला वाले साक्षरता में पहला नंबर रोहतास का ही है, लेकिन न्यूनतम पुरुष में पूर्णिया का नंबर आएगा और न्यूनतम महिला में सहरसा जिला है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मैप दिया गया इसका, बिहार का मैप है। ठीक ना, तो इस तरीके से इसका पूरा। फिर महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में देखें, पटना जिला के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली जो सहायक नदी फतुहा के पास मिलती है, कौन, पुनपुन नदी गंगा से। भारत में बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। त्रिवेणी नहर का उद्गम होता गंडक नदी से। गंगा कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अनुपम झील जो बिहार में है वो कैमूर जिले में है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के सोमेश्वर जो सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण काल है प्लीस्टोसीन काल। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 5358 किलोमीटर, जबकि बिहार बजट 2021-22 के अनुसार 5475 किलोमीटर था। 2020 सितंबर तक की बात कर रहे हैं। छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः जो वनस्पति है वो है पर्णपाती गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बिहार के गया जिले में अवस्थित है। ठीक है,
बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल अगर देखें तो चावल, गेहूँ, मक्का यहाँ की मुख्य फसल है। खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार वो है पाइराइट। पाइराइट के उत्पादन में बिहार को एकाधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि गंडक, घाघरा, सरयू जिसको बोलते हैं, सोन नदी गंगा में कम से कहाँ मिलती हैं? तो देखिए सबसे जो गंडक है ना, गंडक पहलेजा, पटना में पहलेजा मिलती है। घाघरा रेवलगंज, सारण में मिलती है। जबकि सोन नदी बिगवारा, पटना में मिलती है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार देखें 19-20 में बिहार की शस्य गहनता थी 144%। ठीक है, शस्य गहनता का मतलब है कि जो बुआई वाला तरीका है। ठीक है, बिहार सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित है। तो ये उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित है। 2011 की जनगणना से जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित जो तिथि है वो है 12 दिसंबर 1911। तो ऐसा भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक ना, आगे देखेंगे सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले इस राज्य के पहले उपराज्यपाल थे, ध्यान रखना। संयुक्त बिहार उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकार की स्थापना 1913 में होती है। 29 दिसंबर 1920 को बिहार उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न बैरौन सिन्हा राज्य के पहले भारतीय राज्यपाल नियुक्त हुए थे। मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ और उसी वर्ष यह बनकर तैयार भी हुआ था। बिहार उड़ीसा के राज्य के अंतिम राज्यपाल रहे सर जेम्स डेविड शिफ्टॉन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की व्यवस्थाओं के अनुरूप 22 से 29 जनवरी 1937 की अवधि में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे 1935 के तहत। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना है कि 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई और 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का पहला अधिवेशन बुलाया गया था। 31 अक्टूबर 1939 को तत्कालीन मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिन्हा ने अपना इस्तीफा दिया और बिहार विधानसभा विघटित हो गई थी। ठीक है, अब बिहार का इतिहास देख लेते हैं। तो बिहार के इतिहास में प्राचीन इतिहास, इसमें क्या है? मुंगेर निम्न पूर्व पाषाण काल के अवशेष मुंगेर से प्राप्त हुए, ध्यान रखना भाई। चिरांद सारण जिला में है, ये प्रश्न पूछा गया है। चिरांद कहाँ है? सारण जिला में है। चेचर है वैशाली जिला में। यहाँ से नवपाषाण युग के अवशेष मिलते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी हमें अथर्ववेद और पंचविश्व ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है, अथर्ववेद और पंचविश्व ब्राह्मण से पता ये चलता है भैया कि मगध में व्रात्य रहते थे, व्रात्य। ठीक है, और किंतु ऋग्वेद में इनका उल्लेख किया गया है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी थे क्षत्रिय। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने अभी जो मौर्य साम्राज्य हम पढ़ा रहे हैं उसमें हमने बताया था कि व्रात्य क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, इन्हें अर्हेय दृष्टि से देखते थे क्योंकि वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। अच्छा, कनिंघम ने बोधगया में बोधगया मंदिर को खोजा। तो बोधगया मंदिर को बोधगया में किसने खोजा था? तो कनिंघम ने खोजा। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता भी लगाया, जिसका वर्णन हंसांग और फाहियान ने भी किया हुआ है। कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि बड़गांव का उन्होंने पता लगाया, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल था। कौन सा? बड़गांव नाम है। यहाँ से 2 अभिलेख भी प्राप्त हुई जिस पर नालंदा उत्कीर्ण है। कनिंघम ने बिहार शरीफ में घुसरावा गाँव की पहचान, घुसरावा कनिंघम ने की पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की थी। तो किसने स्थापित किया था? कन्नौज के यशोवर्मन ने स्थापित किया था। कनिंघम ने बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। पूर्वी चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप, लौरिया आर्यराज के अशोक स्तंभ का भी कनिंघम ने पता लगाया था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया और आधुनिक राजगृह और गया के पास के क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित है। कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाली
असुर माया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया। प्रथम स्त्री चिकित्सक नाम क्या है, नाम याद रखना, असुर माया रूप नाम इनका। बिहार में मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ। विश्व में सबसे पहले गणतांत्रिक व्यवस्था, ये सबको पता, वैशाली के लिच्छवी ने स्थापित की थी। विदेह माधव थे की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे और वैश्वानर जो अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई और नदियों को जलाती हुई सदानीरा बिहार की वर्तमान गंडक नदी के तट पर ठहर गई आके। विदेह माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम रघुगढ़ किसके गुरु हैं, विदेह माधव के साथ सदानीरा के तट पर आए और सदानीरा नदी कौशल और विदेह की सीमा थी। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में बिहार के 3 महाजनपद हैं। कौन कौन से, मगध है, वज्जी है और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध साहित्य है और भगवती सूत्र जो कि जैन साहित्य में मिलता भी है। ठीक है। अंग आज का भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया है। इसकी राजधानी चंपा थी। बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। वज्जी संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ हुआ करता था, वज्जी संघ, जिसमें विदेह, वज्जी और लिच्छवी विशेष प्रसिद्ध थे। तो ये बात भी हमें याद रखनी। वज्जी संघ में सबसे प्रबल थे लिच्छवी, जिनकी राजधानी थी वैशाली। आधुनिक वैशाली जनपद का बसाड़ गांव है। ठीक है। विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी मिथिला होगा। तो विदेह की राजधानी क्या थी, तो मिथिला थी। दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था ये। ठीक है। चलिए अब हम बौद्ध संगीतियों की बात कर लें। तो देखिए, एक बौद्ध संगीति बिहार से बाहर हुई, बाकी सब बिहार में ही हुई हैं। तो पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई है, सप्तपर्णी गुफा में हुई है, 483 BC में हुई है। महाकश्यप अध्यक्ष रहे, अजातशत्रु शासक रहे जो कि हर्यक वंशीय एक शासक था। विनय पिटक और सुत्त पिटक का इसमें संकलन किया गया था। दूसरी वैशाली में हुई है, 383 BC में हुई है। सर्वकामी या सुबुकामी भी नाम है इसका, अध्यक्ष थे। कालाशोक शिशुनाग वंश के जो हैं उनके समय में हुआ था और इस समय बौद्ध धर्म स्थविर और महासांघिक में विभाजित हो गया था। तीसरी बौद्ध संगीति हुई पाटलिपुत्र में 247 ईसा पूर्व में। मोगलीपुत्र से इसके अध्यक्ष रहे, अशोक के समय में हुआ था। और तीसरा पिटक जो अभिधम्म पिटक है, इसका संकलन किया गया था इसी समय। फिर चौथा हुआ है कुंडलवन कश्मीर में, प्रथम शताब्दी ईसा में हुआ था, है ना। और ये हुआ था 102 AD में, याद रखना 102 AD में हुआ था चौथा वाला। वसुमित्र अध्यक्ष रहे, अश्वघोष उपाध्यक्ष रहे। कनिष्क का समय है, कुषाण वंशी शासक है। इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ठीक है। चलिए इसके आगे देखेंगे। अब देखेंगे जैन संगीतियाँ। तो देखिए जैन संगीतियाँ 2 हुई हैं, एक हुई है बिहार में, दूसरी हुई गुजरात में। तो पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और ये हुई थी 310 ईसा पूर्व में। ठीक है। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष है। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासक था। जैन धर्म दिगंबर श्वेतांबर में विभाजित हुआ और 12 अंगों का संपादन इसमें किया गया था। दूसरी हुई थी वल्लभी गुजरात में, जो कि 512 ईस्वी में हुई थी। देवर्धिगण या क्षमा श्रमण अध्यक्ष थे। इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया था। जैसे हमने बताया 12 अंग 12 उपांग 10 प्रकृत 6 सूत्र 4 मूल सूत्र का संकलन किया गया था दूसरी जैन संगीति में। अब बिहार पढ़ना तो महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, शाक्यकुल में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 483 BC में, कुशीनगर में हुई थी। बचपन नाम था सिद्धार्थ, पिता थे इनके शुद्धोधन जो कि शाक्य कुल के प्रधान हुआ करते थे। माता थी महामाया और इनकी जो मौसी हैं उनका नाम प्रजापति गौतमी है। इनकी पत्नी है यशोधरा, जिनका नाम बौद्ध ग्रंथों में बिंबा गोपा भदकच्छना मिलता है। पुत्र है इनका राहुल। 29 साल की अवस्था में इन्होंने अपना घर त्याग दिया, महाभिनिष्क्रमण जिसको बोलते हैं। और 35 साल की उम्र में, मतलब 6 साल कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 35 साल की उम्र हो गई। वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये तथागत तथा बुद्ध कहलाते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हुए, बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य भी रहे, जो कि हमने पढ़ाया है
कि सारनाथ में जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो वहीं पर इन्होंने बताया था अपने 4 आर्य सत्यों के बारे में, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। उन्होंने ये भी बताया कि इन दुखों से छुटकारा कैसे मिले, तो उन्होंने कहा भैया ज्ञान मिलना चाहिए। ज्ञान कैसे होगा, तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी दिए। अष्टांगिक मार्ग में क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के रूप में बताई। फिर प्रतीत समुत्पाद क्या है, प्रतीत समुत्पाद ना बुद्ध के उपदेशों का सार है, ध्यान रखना। फिर महावीर स्वामी की बात करेंगे तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम में यज्ञात्रिक कुल में हुआ था, ठीक है। 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई, वो भी पावापुरी में। पिता थे इनके सिद्धार्थ, माता थी त्रिशला जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी, ठीक है। और लिच्छवी राजकुमारी चेटक की बहन थी, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा, कहीं कहीं चेटक की पुत्री आता तो ऑप्शन गलत हो जाता है वो, ठीक है। और आप लोग कंफ्यूज होकर चेटक की पुत्री पर टिक लगा देते हैं। यशोदा इनकी पत्नी है, पुत्री है प्रियदर्शना, जिनको अयोध्या कहा जाता है भैया। अयोध्या या प्रियदर्शना मतलब, प्रियदर्शना मतलब देखने में सुंदर, ठीक है। और इनके जमाता थे, इनके जो दामाद थे उनका नाम था जमाली। पहले शिष्य यही बनते हैं। 30 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया, 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और कैवल्य मिला। कैवल्य मतलब इनको ये केवलिन कहलाए, ठीक है, ध्यान रखना। 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ओके ज्ञान प्राप्त इनको जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे होता है। कैवल्य प्राप्त होने के बाद ये केवलिन कहलाए। जिन मतलब विजेता होता है, अरहत योग्य और निर्ग्रंथ बंधन रहित कहलाए। हमने बताया है जैन ग्रंथ में तीर्थंकर और निर्ग्रंथ 2 शब्द का प्रयोग हुआ है। तो तीर्थंकर वो हैं जो संस्थापक हैं और निर्ग्रंथ वो हैं जो संत महात्मा हुआ करते हैं, ठीक है। 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। जैन धर्म के त्रिरत्नों में सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र। तो ये 3 चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। आगे देखेंगे, पंच महाव्रत इन्होंने दिए थे। इससे पहले चातुर्याम नाम था, फिर इन्होंने जब 5वां चीज़ जोड़ा तो इसमें उसका नाम दिया गया पंच महाव्रत। पंच महाव्रत में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य को इन्होंने ही जोड़ा था। उससे पहले पार्श्वनाथ थे तो उन्होंने दिया था भाई, है ना, ठीक है। इन्हें पार्श्वनाथ जो कि कहाँ के थे, काशी से संबंधित थे, ठीक है। काशी के राजा के पुत्र थे पार्श्वनाथ, ध्यान रखना। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो भैया सर्प है, ये भी ध्यान रखना। स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो ये बात हमको ध्यान में रखना है। मगध के राज साम्राज्य का उत्कर्ष देखते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था बृहद्रथ। जरासंध इसी वंश का शासक है, जिसका विवरण महाभारत में भी मिलता है। अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश है हर्यक, जिसकी स्थापना करता है बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में, और ये 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व, ठीक है। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी प्रसेनजित की जो बहन थी उनसे विवाह करा और काशी को दहेज में प्राप्त किया था, हमने बताया था। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चलना, जिसको छलना भी कहते हैं, उनसे भी विवाह किया। बिंबिसार ने अंगनरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर लिया, अंगराज्यों को मगध में मिला भी लिया था। उसका अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ घनिष्ठ संबंध था, जिसके इलाज के लिए इसने पांडु रोग से ग्रसित थे चंड प्रद्योत, तो इन्होंने जीवक को उनका उपचार करने के लिए भी भेजा था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, ये भी बात आपको याद रखनी है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र थे अजातशत्रु। अजातशत्रु मतलब बिंबिसार के पुत्र हैं, और इनकी हत्या करके मगध का शासक बन जाता है। उसके बाद अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजित ने मगध से काशी वापस ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में दोनों में युद्ध होता, फिर संधि हो जाती है। हालांकि अजातशत्रु जो है ना, फिर से विवाह संपन्न करवाता है वहीं पे, मतलब अपने मामा की लड़की से शादी करता है, ठीक है। तो ये भी अपने पिता की तरह ही साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाया और वैवाहिक संबंध स्थापित करके ही इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी वाजिरा थी, उनसे विवाह किया, काशी फिर से प्राप्त कर लिया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार की मदद से वज्जित संघ में फूट डलवा दिया और लिच्छवियों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त भी कर दिया। उसके ही शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 बीसी में, और पहली बौद्ध संगीति का आयोजन भी 483 ईसा पूर्व में इसी के समय में हुआ भी था।
कहाँ पे? राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में। अजातशत्रु की मृत्यु होती है तो उसका पुत्र आता है उदयन। उदयन बनता है शासक 460 ईसा पूर्व में। उसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र कहाँ? गंगा तथा सोन के संगम पर बनाया गया है, वहाँ पे स्थानांतरित कर देता है। उदयन के 3 पुत्र थे। कौन कौन थे? अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, जिसको दर्शक कहते हैं, ने क्रमशः अल्पकाल तक ही शासन किया। फिर आता है शिशुनाग वंश, जो कि 412 से 344 ईसा पूर्व के बीच में। शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम राजा थे। नागदशक का अमात्य और काशी का राज्यपाल हुआ करता था। अंतिम राजा कौन था? नागदशक, उसी का अमात्य है और काशी का राज्यपाल था। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित करके मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उसके पश्चात उसका पुत्र होता है कालाशोक, काकवर्ण जिसको बोलते हैं। इसके समय में ही वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में होता है। स्थविर और महासांघिक रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। ठीक है। नंदीवर्धन या महानंदी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंदवंश आएगा। अब नंदवंश में महापद नंदवंश के संस्थापक हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके ये नंदवंश की नींव रखता है। इन्होंने अब मतलब इसे पुराणों में इसे सर्वक्षत्रांतक कहा गया। उसे एक छत्र अथवा एक राट भी कहा गया है। उसे शूद्र दासी पुत्र भी बताया गया। उसे इक्ष्वाकु, पांचाल, कुरु, है, कलिंग, शोरसेन, मैथिल, अश्मक, वीतिहोत्र राज्यों का शासक बताया जाता है। भाई उसके समय मगध साम्राज्य की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई थी। ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक होता है धनानंद, जो कि सिकंदर का भाई समकालीन है, ध्यान रखना। और इसी के बाद शासन आएगा मौर्य साम्राज्य का। एक बात ध्यान रखना, एक प्रश्न पूछा जाता है कि कलिंग क्षेत्र में नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो महापद्म नंद ने करवाया था। ठीक है। चलिए अब हम मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले पुराण, बौद्ध, जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, विदेशी लेखकों द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। स्ट्रैबो, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स नाम दिया है। विलियम जोन्स ने पहली बार सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को अनुदित किया। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया यूनान का शासक है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण हो जाता 326 ईसा पूर्व में होता है। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम के तट पर, झेलम मतलब बितस्ता के तट पर आता है और वहीं उसका पोरस से युद्ध होता है, जिसे बितस्ता या हाइडे स्पीज का युद्ध कहते हैं। ठीक है। व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर देती भैया, और व्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती थी। उस समय नंदवंश का शासक कौन था? तो धनानंद था। ठीक है। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा है, तो हमें ये भी बात याद रखनी है। ठीक है। फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य 321 से लेकर 298 ईसा पूर्व के बीच में। एक चीज़ याद रखना कि 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पहला आक्रमण किया था पंजाब में। ठीक है। उसकी विजय की। उसके बाद 321 ईसा पूर्व में इसने नंदवंश पर आक्रमण किया और उसको विजित करके इसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है। इसके गुरु थे चाणक्य। इनकी सहायता धनानंद को इसने पराजित किया और सम्राट बना मगध का। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस, जो निकेटर था, सिकंदर का सेनापति भी था, उससे युद्ध होता है। युद्धोपरांत जो संधि होती है उसको, तो जो ये था आपका क्या नाम इसका, सेल्यूकस, इसने 4 प्रांत दिए। कौन कौन से थे? 4 प्रांत नाम याद रखना। एरिया मतलब काबुल, अराकोसिया कंधार, जड्रोसिया मकरान और पेरीपेमिसदाई हेरात का क्षेत्र प्राप्त हो गया। साथ ही यूनानी राजकुमारी जो हेलेना थी सेल्यूकस की पुत्री, उनसे इसकी शादी हो जाती है। सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत भेजा मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, जिसने इंडिका नामक किताब लिखी। इसके बारे में हमने बहुत कुछ बता रखा है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। नहीं पता है तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिए नोट्स में। मेगस्थनीज इंडिका नामक इन जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रभाव के साथ श्रवण बेलगोला, जहाँ पे महामस्तक अभिषेक का आयोजन होता है हर 12 साल पे, और बाहुबली की मूर्ति वहाँ स्थापित है। ठीक है। तो वहाँ वो चले जाते हैं और फिर वहीं पर संलेखना उपवास से अपना देह त्याग देते हैं। बिंदुसार का समय आता 298 से 272 के बीच में। इसे अमित्र घात भद्रसेन सिंहसेन कहा गया। इसी के समय सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था डायमेकस, और मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसिस मौर्य दरबार में
आया हुआ था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक की बात करें 272 से 232 ईसा पूर्व के बीच में रहता है। सिंहासन पर बैठने के बाद 269 ईस्वी में ईसा पूर्व में राज्याभिषेक करवा। राज्याभिषेक से पहले वह उज्जैन का राज्यपाल था। 261 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के 9वें साल, वैसे 8वें साल की बात होती है, कलिंग विजय की इसने। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार बात करें तो निग्रोथ के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मुगल पुत्र तिस्स का शिष्य बन गया। इससे पहले अशोक क्या था, शैव धर्मानुयायी था। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की। 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया उसे उल्विक कर मुक्त घोषित किया तथा भाग एक कर को, भाग जो था वो कर का एक साधन वो था, माध्यम था, उसको 1/6 पहले लिया कर जाता था, वो घटा दिया इन्होंने, 1/8 कर दिया था। ठीक है। अशोक के कुछ शिलालेख भी हैं, जैसे अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी मानसेहरा जो पाकिस्तान के अभिलेख हैं खरोष्ठी लिपि में है। तक्षशिला से अरामेइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख है। सरेकुला से यूनानी और अरामेइक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होता है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है। अशोक के बृहद शिलालेख देख लें तो ये देखो, धौली कहाँ है, उड़ीसा में पुरी जिला में है। शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर में है। मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा जिला में है। कालसी उत्तराखंड देहरादून में है। जौगढ़ उड़ीसा के जौगढ़ में है। सोपारा है महाराष्ट्र के थाड़े में। एरागुडी आंध्र प्रदेश के कुरनूल में है। और गिरनार है गुजरात के काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास। ठीक है। अशोक के लघु शिलालेख की बात करें तो ब्रह्मगिरी मैसूर के चित्तल दुर्ग में है। सिद्धपुर ब्रह्मगिरी से 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। जतिंग रामेश्वर जो ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में है। आहरौरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। आहरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। और सारो मारो मध्य प्रदेश के शहडोल में है। नत्तूर है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ठीक है। गुर्जरा अभिलेख जो है ना, दतिया जिले में मध्य प्रदेश के भाबरू जिसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। साथ ही अशोक के बारे में ये भी पता चल जाता है कि अशोक बौद्ध धर्मानुयायी था। ये भाबरू स्तंभ से ही इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। ये कहाँ है, जयपुर में है भैया। मास्की रायचूर जिला में स्थित है। ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने दूत प्रचारक को विदेश भेजा। अपने दूसरे 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का भी नाम लिया जहाँ दूत उसने भेजे थे। दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य थे 13वें शिलालेख में ही वर्णन है। दूसरे और 13वें दोनों में है। ठीक है। फिलहाल तो चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी, ये सब। ठीक है। अशोक के लघु स्तंभ लेख देखें। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों को उत्कीर्ण उन्हें कहते हैं लघु स्तंभ लेख। महत्वपूर्ण अभिलेख हैं कुछ इस प्रकार से। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले सांची जो मध्य प्रदेश के रायसेन में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। रुम्मनदेई नेपाल के तराई में स्थित है। कौशाम्बी प्रयागराज पहले इलाहाबाद में। ठीक है। फिर कौशाम्बी प्रयागराज इलाहाबाद में। ठीक है। निगली सागर है नेपाल के तराई में। वैशाली सिंह शीर्ष, ये प्रश्न आप याद रखना भाई। वैशाली में सिंह शीर्ष है, केवल शेर लेख रहित, लिखा हुआ कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। बिहार में स्थित है। अशोक के गुहा लेख भी हैं। दक्षिण बिहार के गया जिले में है। बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए। इन सभी की भाषा कैसी है तो वही प्राकृत है, ब्राह्मी लिपि है। केवल 2 अभिलेख हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, जिनकी लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्ठी है। ठीक है। ये खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है। याद रखना, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ठीक है। चलिए इसके आगे देखेंगे। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा एक भग्न अभिलेख कंधार के पास सरेकुना नामक स्थान से यूनानी अरामाइक द्विभाषी अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। अशोक के स्तंभ लेख की बात करें तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। इसमें कौशाम्बी स्तंभ लेख है। कौशाम्बी स्तंभ लेख इलाहाबाद में अकबर द्वारा लाया गया। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है। ठीक है। इसे सहारनपुर जिले में पाया गया था। मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, इसने इसको दिल्ली में लेके आ गया। ठीक है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है। पहले मेरठ में था, अब दिल्ली में हो गया है। पहले मेरठ था, अब दिल्ली में हो गया। फिरोज शाह के द्वारा लाया गया। अभी लौरिया राज, लौरिया नंदनगढ़, ये बिहार में ही स्थित है, वो भी चंपारण जिला में ही स्थित है। ठीक है। रामपुरवा भी चंपारण बिहार में है। ठीक है। प्रांतीय प्रशासन देखें, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया। इसको बोलते हैं चक्र। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या हो गई थी 5। उत्तरापथ, दक्षिणापथ,
ठीक है। ऐसे ऐसे 5 प्रांत थे ना, प्राच्य है, तो इन 5 प्रांतों के बारे में हमने बता रखा है। चलिए अब ये 5 प्रांत कौन कौन से देखिए। प्राच्य, जिसको प्राच्य बोलते हैं, पाटलिपुत्र, इसकी राजधानी है उत्तरापद की तक्षशिला, दक्षिण पर सुवर्णगिरी, अवंती की है उज्जैनी और कलिंग की राजधानी तोसली थी। ठीक है ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रांतों जो चक्र थे ना, उनका प्रशासन कुमारामात्य, कुमार, आर्यपुत्र पदाधिकारियों द्वारा देखा जाता था। प्रांत मंडल में और मंडल जिलों में विभक्त थे, इन्हें बोलते थे आहार या विषय। इसका प्रशासक होता था विषयपति। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था। गोप जो था वो 10 गांव का प्रशासक, 10 गांव के प्रशासक को गोप कहा जाता था। नगर प्रशासन की बात करें, मेगस्थनीज ने बताया है कि नगर प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। इसमें 6 अलग अलग समितियां हुआ करती थी, मतलब एक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है, अब हम पहली, दूसरी, तीसरी इस तरह की समितियों के बारे में देखेंगे क्या क्या काम था किसका। तो प्रथम समिति का काम था भैया उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, दूसरे का काम था विदेशियों की देखरेख करना, तीसरे में जनगणना, चौथे का काम था व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था, पाँचवें का काम था विक्रय की व्यवस्था निरीक्षण, और छठा बिक्री कर व्यवस्था वसूल करती थी, बिक्री कर व्यवस्था का देखरेख करती थी। ठीक है, अब नगर में पुलिस व्यवस्था भी थी, इसे बोलते हैं रक्षित। उन स्रोतों में वर्णित अधिकारी जो थे एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई जो था वो जिलाधिकारी था, एस्टिनोमोई था नगर आयुक्त। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया है। इनकी सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभाजित थी भाई, याद रखना। पैदल, अश्व, गज, रथ, नौसेना, ये सब की व्यवस्था थी। ठीक है, इसमें याद रखना। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी होता था अंतपाल। ठीक है, याद रखना। जो सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी, 800 रथों से सुसज्जित अजेय सैनिक होते थे। अशोक के परवर्ती सम्राट मौर्य सम्राट मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट के अशोक की मृत्यु हुई 232 ईसा पूर्व में, और अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अशोक के उत्तराधिकारी हुए, अशोक की मृत्यु होती है, फिर मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बढ़ जाता है। पश्चिमी भाग पर कुषाण शासन करता है, कुणाल शासन करता है, जबकि पूर्वी भाग में संप्रति होता है। 180 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्ट्रिया यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो जाता है। कहाँ? पश्चिमी क्षेत्र पे। पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य रहता ही रहता है। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, इसकी हत्या कर देता है। इसका एक सेनापति है पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की नींव भी रखी। भैया मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अब आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले वीडियो शुंग वंश से स्टार्ट करेंगे, तो आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी, अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। 30 से 35 प्रश्न अगर आते हैं, मान लीजिए हम 35 प्रश्न अगर आते हैं, तो ये कन्फर्म मान के चलिएगा कि 28 से 30 प्रश्न आपके पक्के हैं, मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।